मोदी ने ना तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिया और ना ही अडानी अंबानी सरीखे मित्र उद्योगपतियों को लेकर कुछ कहा। प्रधानमंत्री ने इशारों में व्यंग जरूर किए, बल्कि ये कहा जाए कि उन्होंने तमाम दागदार आरोपों की परवाह ही नहीं की, उन्हें एक तरफ सरका दिया और अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का ही बखान किया। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार का ठीकरा कांग्रेस पर ही फोड़ा और 2004 मई 2014 तक यूपीए सरकार के कालखंड के घोटालों को दशक करार दिया। यदि प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के सवालिया आरोपों के जवाब देते तो उससे आरोपों को ही वैधता मिलती। नतीजन राहुल और कांग्रेस की राजनीति का एक चरण कामयाब हो सकता था, उसके आरोपों का सिलसिला भी बन सकता था और वे चुनावी मुद्दों में तब्दील हो सकते थे। उस संभावित दुष्प्रचार का जवाब देते रहना राजनीतिक तौर पर मुश्किल होता। संसद राष्ट्रपति के अभिभाषण और प्रधानमंत्री पद की अपनी मर्यादा और प्रतिष्ठा होती है। लिहाजा लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने नियमों के तहत विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषणों के आपत्तिजनक अंशों को रिकॉर्ड से निकाल दिया। अलबत्ता प्रधानमंत्री के भाषणों को जस का तस रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया गया। बहरहाल राष्ट्रपति अभिभाषण पर सदन ने धन्यवाद प्रस्तावित पारित कर दिया, लेकिन विपक्ष की राजनीति में अडानी अंबानी को लेकर प्रधानमंत्री पर जो सवाल थोपे जाते थे, ये अध्याय भी समाप्त हो गया। विपक्ष की राजनीति का एक अहम हथियार भी टूट गया, क्योंकि इस मुद्दे पर विपक्ष सर्वमत नहीं हो पाया। सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस 2024 के आम चुनाव तक अडानी अध्याय को खींचते रहेंगे। 2019 के आम चुनाव में राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संदर्भ में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने जमकर दुष्प्रचार किया था। चौकीदार चोर है, प्रचार और चुनाव बेहद नाकाम रहे। संसद में इस बहस के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति के दो कालखंड तय कर दिए हैं। 2004-14 के 10 साल यूपीए सरकार बनाम 2014-24 के 10 साल मोदी सरकार। इस तरह मोदी ने 2024 के चुनाव की आधार भूमि भी तैयार कर दी है। उन्होंने पार्टी सांसदों, काडर और मंत्री को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रचार का फोकस सरकार के कामों और उपलब्धियों पर ही रहना चाहिए, उससे सत्ता विरोधी लहर नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री ने संसद में भी भरपूर विश्वास के साथ दावा किया कि देश के 140 करोड़ लोगों के 25 करोड़ परिवार उनका सुरक्षा कवच है, उसे कोई नहीं भेज सकता। जिन 81 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, जिन्हें 3 करोड़ से अधिक पक्के घरों की छत नसीब हो रही है, जिन महिलाओं को परिवारों में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के रूप में इज्जत घर बनाए गए हैं, जिन करोड़ों घरों में नल से जल पहुंचना शुरू हो गया है, जिन गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों और गांव में बिजली रोशन हुई है, ये मोदी पर भरोसा करेंगे या कांग्रेस पर? इससे स्पष्ट है कि मोदी और भाजपा का चुनावी जवाब क्या है। राज्यसभा में तो प्रधानमंत्री मोदी ने छाती ठोक कर दावा किया कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ेगा, ये देश देख रहा है। प्रधानमंत्री एक बार फिर ये गिनाना नहीं भूले कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश में करीब 90,000 स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जिनमें से 108 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। एक यूनिकॉर्न का वैल्यू 6 से 7 हजार करोड़ रुपए होता है। भारत ऊर्जा की खपत में दुनिया का 30वें स्थान पर है। ऊर्जा प्रगति की बुनियादी सूचक है। मोबाइल निर्माण से हम दूसरे स्थान पर हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग के हब के तौर पर उभर रहा है। हमने कोरोना काल के दौरान 105 देशों को दवाइयां और टीके भेजे हैं। आज भारत G20 देशों की अध्यक्षता तक कर रहा है। आज विश्व में भारत के सामर्थ्य, उसकी साख और संभावनाओं को सभी उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। यूपीए सरकार के दौरान कन्याकुमारी से कश्मीर तक आतंकवाद फैला था। कश्मीर से पूर्वोत्तर तक हिंसा ही हिंसा थी। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने 2030 को भारत का दशक माना है और कई विरोधाभासों की बात कही है। दुर्भाग्य और विडंबना यह रही कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने प्रथम संसदीय अभिभाषण में जिन मुद्दों और कार्यक्रमों का उल्लेख किया था, उन पर प्रधानमंत्री ने जरूर कुछ बिंदुओं को पेश किया, लेकिन कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्ष अडानी और प्रधानमंत्री के साथ उनके दोस्ताना रिश्तों पर भी अटका रहा। जो आरोप लगाए गए उनके साक्ष्य भी पेश नहीं किए गए। यह संसदीय गरिमा और परंपरा के खिलाफ था। संसद महज एक चुनावी मंच बनकर रह गई है।
लोकसभा में राहुल गांधी ने सवाल किया था कि उद्योगपति अडानी 2014 तक दुनिया के अमीरों की सूची में 609 स्थान पर थे और 2022 में दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच गए। अडानी समूह में कोई अनुभव नहीं था, फिर भी 6 मुनाफेदार हवाई अड्डों का ठेका उसे क्यों दिया गया। अडानी की कंपनियों को रक्षा और सामरिक संबंध अनुभव क्यों दिए गए। बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इजराइल आदि देशों में प्रधानमंत्री गए और बाद में अडानी को ठेके मिलने लगे। क्या प्रधानमंत्री ने विदेशी सरकारों से सिफारिश की अथवा या दबाव डाले गए। अडानी समूह पर जिन फर्जी कंपनियों के आरोप हैं, राहुल गांधी ने जानना चाहा कि वो बेनामी पैसा किसका है। कमोबेश उसकी जांच साझा संसदीय समिति से कराई जाए। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जेपीसी जांच की मांग की है। ज्यादातर विपक्ष जेपीसी के पक्ष में है। आजाद भारत के 75 सालों में सिर्फ 8 बार जेपीसी गठित की गई है, लेकिन एक का भी कोई ठोस निर्णायक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। सवाल यह भी है कि एक विदेशी कंपनी जिसका इतिहास जालसाज का रहा है, आरोपों के आधार पर भारत सरकार जेपीसी के जांच क्यों बिठाएगी। दरअसल राहुल और विपक्ष के आरोप अर्धसत्य हैं, क्योंकि छिपाया गया है कि अडानी को सबसे पहले ठेका किसने दिया। आज भी कांग्रेस शासी राज्य समेत 12 राज्यों में अडानी समूह के निवेश कर रखे गए। राहुल या खड़गे ने उनका उल्लेख नहीं किया, लेकिन जिन मुख्यमंत्रियों ने अडानी समूह की कंपनियों के ठेके दिए हैं, क्या उनके साथ भी कोई सिलसिला या मिलीभगत है। बहरहाल 2024 के आम चुनाव की आधार भूमि पर इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी ही होंगे, लेकिन संसद को सड़कियां बनाया जा रहा है, ये पीड़ादायक है। आज के लिए इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।